नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र में सीएम पद पर शिंदे के बड़े दांव की, केजरीवाल की अमित शाह को दिए चुनौती की। देखेंगे मणिपुर में बीरेंद्र सरकार के इस्तीफे पर मचे बवाल को, संभल हिंसा मामले पर आरोपों से घिरे पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों बांग्लादेश ने भारतीय मीडिया पर लगाए झूठ फैलाने के आरोप। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले दिल्ली में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी आप। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों ने उठाई ईवीएम माइक्रो कंट्रोलर में वेरिफिकेशन की मांग, चुनाव में हार के बाद से ही की जा रही मांग। कुंभ से पहले प्रयागराज में योगी सरकार ने बदला पुराना नाम, सीएम के आदेश पर चंद्रशेखर आजाद हो गया रसूलाबाद घाट का नाम। झारखंड में 9 दिसंबर से पहले होगा कैबिनेट विस्तार, हेमंत सोरेन से मिलकर दिल्ली पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने राजकुंद्रा को किया तलब, कल मुंबई ऑफिस में होगी पूछताछ। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर फंसा पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा। गुजरते दिन के साथ बीजेपी की हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि शिंदे ने बीजेपी के साथ एक बड़ा खेल करने की प्लानिंग कर ली है। तो क्या है शिंदे का प्लान और क्यों टेंशन में आ गई है बीजेपी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनडीए ने बम्पर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन सरकार बनाने को लेकर पेच फंस गया है। खुद बीजेपी के लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल टास्क बन गया है। पहले ही जहां एकनाथ शिंदे ने एनडीए की बैठकों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, तो वहीं अब खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बता दें, शिंदे शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के बाद लौटे और सीधे अपने गाँव सतारा के लिए रवाना हो गए। ऐसे में मुंबई में बीजेपी की अहम बैठक को रद्द करना पड़ गया। इससे कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला शिंदे की तरफ से आ सकता है। शनिवार को शिवसेना के प्रवक्ता ने संकेत दिए हैं कि शिंदे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने पैतृक गांव जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर मोदी शाह से नाराज शिंदे कोई बड़ा खेल करने की प्लानिंग कर चुके हैं। शिवसेना विधायक और प्रवक्ता संजय शिरसाट ने शनिवार को कहा कि जब भी एकनाथ शिंदे को लगता है कि उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना है, तो सतारा जिले के अपने पैतृक गाँव दारे जाते हैं। ये उनकी पसंदीदा जगह है। इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में खेल होने वाला है। बता दें, कई दिनों के सस्पेंस के बाद एकनाथ शिंदे ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करेंगे, जिससे पार्टी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम का रास्ता साफ हो गया था। हालांकि अभी तक किसी भी नाम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। हैरानी की बात तो यह है कि सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन लोगों को मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार है। वहीं खबरें ये भी है कि शिंदे डिप्टी सीएम पद से नाखुश है। वो मोदी शाह से गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में बैठक के तुरंत बाद शिंदे अपने पैतृक गांव निकल गए। इस बीच शिंदे ने कहा था कि वो थकान और गले में दर्द महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है। वहीं शुक्रवार को दारे गांव पहुंचने पर शिंदे ने पत्रकारों से बात करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। शिंदे की चुप्पी और भी कयासों को हवा दे रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए में सीएम पद को लेकर मचे घमासान पर शिंदे क्या फैसला करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले के बाद से दिल्ली में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। तो वहीं अब इस मामले पर खुद अरविंद केजरीवाल ने भी गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमले के बाद से दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी इस हमले के पीछे बीजेपी की साजिश बता रही है। एक तरफ जहां दिल्ली की सीएम आतिशी ने इसे बीजेपी की हार का डर बताया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इसे दिल्ली में गैंगस्टर का राज बताया है। उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे, अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए, अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर गृह मंत्री अमित शाह से सीधा सवाल किया और लिखा, अमित शाह जी, मुझे रोकने से क्या होगा? दिल्ली में क्राइम रोकी? क्या मुझे रोकने से दिल्ली में अपराध कम हो जाएंगे? मुझे रोकने से क्या दिल्ली से खुलेआम शूट आउट बंद हो जाएंगे? क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? क्या दिल्ली में व्यापारी सुरक्षित हो जाएंगे? इतना ही नहीं, आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था।
उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि नरेश बालियान की गिरफ्तारी से अमित शाह ने दिल्ली की जनता को संदेश दिया है कि अगर कोई कंप्लेन करेगा तो उसके खिलाफ ही एक्शन हो जाएगा। ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर हमले के बाद दिल्ली में राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। आपको बता दें, शनिवार को ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर लिक्विड फेंकने की कोशिश की गई। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश की गई थी। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। लेकिन दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल पर हमले ने दिल्ली की सियासी हवा में हलचल पैदा कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी पर आप हमलावर हो गई है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है, तो वहीं अब मणिपुर में बिगड़ते हालातों को देखकर एक बार फिर से एन बीरेन सिंह की सरकार से इस्तीफे की मांग तेज हो गई है और इस बार ये मांग खुद बीजेपी के सहयोगी की तरफ से की गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में बद से बदतर होते हालातों का मुद्दा अब सियासी रूप लेता जा रहा है। जहां राज्य में शांति बहाल करने की मांग जोरों से उठ रही है, तो वहीं एक बार फिर बीजेपी की डबल इंजन सरकार निशाने पर आ गई है। विपक्ष पहले से ही एन बीरेन सिंह की सरकार पर हमलावर है और राज्य में हिंसा का जिम्मेदार बीजेपी की डबल इंजन सरकार को बताता है। इसी कड़ी में मणिपुर सरकार के खिलाफ मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी MNF ने मोर्चा खोल दिया है। MNF नेता ने दावा किया है कि मणिपुर जातीय हिंसा में अब तक 219 लोग मारे गए हैं और 41,425 लोग विस्थापित हुए हैं, जिन्होंने पड़ोसी राज्यों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि MNF पर बड़ा पलटवार करते हुए बीरेन सिंह ने उसे देशद्रोही और म्यांमार समर्थक बता दिया। मणिपुर सरकार ने कहा कि MNF सरकार घुसपैठ, अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी रोकने में विफल रही है। इसी के साथ एन बीरेन सिंह ने कहा कि अगर मिजोरम के CM एक परिपक्व राजनेता है तो उन्हें दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दरअसल मिजो नेशनल फ्रंट ने मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को रोकने के कथित रूप से विफल रहे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर डाली। MNF महासचिव VL क्रोस सहनजोवा ने कहा है कि केंद्र को इस संकट को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें पिछले साल मई से 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार पर हमला बोलते उन्होंने आरोप लगाया कि बीरेन सिंह न केवल संकट को हल करने में विफल रहे बल्कि निर्दोषों की रक्षा करने में भी असफल साबित हुए हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह तुरंत इस्तीफा दे। इसके साथ ही MNF मीडिया सेल के महासचिव ने दावा किया कि बीरेन सिंह की निष्क्रियता और सत्ता के दुरुपयोग ने राज्य में हालात को और ज्यादा खराब कर दिया है, जिससे CM कार्यालय में उनका बने रहना अस्थिर और शर्मनाक हो गया है। वहीं मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। मणिपुर मामले में बीजेपी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, तो वहीं संभल हिंसा मामले पर आरोप पूर्व CGI चंद्रचूड़ पर भी लग रहे हैं। दरअसल मुस्लिम संगठनों का कहना है कि पूर्व CGI के एक फैसले ने संभल विवाद को जन्म दिया। तो क्या है वो फैसला और क्यों मुस्लिम संगठन चंद्रचूड़ से है खफा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा मामले में सियासत जारी है। इसी के साथ जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा ने देश में धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर बहस छेड़ दी है। इसके बाद अब अजमेर की दरगाह में महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। वहीं संभल और अजमेर शरीफ दरगाह पर निचली अदालत के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्ष ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के फैसले पर उन्हें आड़े हाथ लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूर्व CGI पर आरोप लगाया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की इजाजत देने वाले आदेश की वजह से ही निचली अदालत भी ऐसे फैसले दे रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी करते हुए कहा कि ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की भावना के खिलाफ है। बोर्ड के अनुसार इस फैसले ने अन्य धार्मिक स्थलों पर भी सर्वे के लिए रास्ता खोल दिया। वहीं मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 1991 के कानून के अनुसार पूजा स्थल की स्थिति नहीं बदली जा सकती, फिर इन सर्वे का क्या मतलब है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और मोहिबुल्लाह नदवी ने भी चंद्रचूड़ की आलोचना करते हुए कहा, उनके फैसले से धार्मिक स्थलों की विवाद बढ़ने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इन सर्वेक्षणों पर रोक लगनी चाहिए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की इजाजत दी थी। इस बेंच की अध्यक्षता तत्कालीन CGI DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। इसमें जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने की मंजूरी दी गई थी। 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सर्वे को नॉन इन्वेसिव तकनीकों से किया जाए और इसके मकसद के बारे में भी कहा कि इसका मकसद ये साफ करना था कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी या नहीं।
हालांकि वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अदालत में तर्क दिया था कि ये फैसला 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ है और इससे देश भर में इस तरह की याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। और देखा जाए तो हालात इस तरह के बन गए। मथुरा और काशी से लेकर संभल की शाही जमा मस्जिद में 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा में 5 लोग मारे गए। इसके बाद ही राजस्थान के अजमेर की दरगाह को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ऐसे में इन विवादों को बढ़ता देख विपक्ष से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक पूर्व CJI चंद्रचूड़ की खुलकर आलोचना कर रहा है। बांग्लादेश ने भारतीय मीडिया पर बांग्लादेश के खिलाफ बड़े पैमाने पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अपने देश के पत्रकारों से भारतीय मीडिया को जवाब देने के आदेश भी दे दिए। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय दास को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद से कई शहरों में हिंसा देखने को मिली, जिसमें एक वकील की मौत हो गई। चिन्मय दास पूर्व में इस्कॉन से जुड़े रहते थे। ऐसे में इस्कॉन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के मामले में दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। वहीं भारतीय मीडिया पर भी बांग्लादेश के खिलाफ बड़े पैमाने पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया है। इसे लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने फेसबुक पर पोस्ट किया। आसिफ नजरुल ने इस पोस्ट में कहा, भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर क्रूरता की कई घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उन्हें उन घटनाओं पर कोई पछतावा या शर्मिंदगी नहीं है। भारत का ये दोहरा मापदंड निंदनीय और आपत्तिजनक है। वहीं बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने देश के पत्रकारों को सचेत किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी पत्रकारों से भारतीय मीडिया की गलत सूचना का जवाब सत्य से देने की मांग की। इस पर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा, हमें अपनी कहानियां अपने तरीके से बतानी चाहिए। भारतीय मीडिया अपनी पसंद के हिसाब से हमारी कहानी तय कर देंगे। कई बांग्लादेशी पत्रकारों को अब एहसास हो गया है कि कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट्स और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर गलत सूचना का अभियान चलाते हैं। इनका सामना करने का समय आ गया है। बताते चले, शफीकुल आलम खुद भी पत्रकार रह चुके। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि भारतीयों को पता होना चाहिए कि उनकी पूर्वी सीमा पर भी बुद्धिमान लोग रहते हैं। कुछ महीने पहले इन्हीं लोगों ने मानव इतिहास की सबसे बेहतरीन क्रांतियों में से एक के तहत क्रूर तानाशाह को उखाड़ फेंका था। बता दें, उनका एक कमेंट ऐसे समय में आया है जब ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। इन छात्रों ने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में भारत के कथित हस्तक्षेप का विरोध करने की मांग की। वहीं बांग्लादेश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग हुई है। स्टूडेंट्स राइट्स काउंसिल के अध्यक्ष बिना यामीन मोल्ला ने भी कई मांगे की है। बता दें, इससे पहले भारत ने कहा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर भी गंभीर चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश सरकार के सामने ये मुद्दे लगातार उठाए हैं। बांग्लादेश सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।